सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है तो क्लासेस तो लीजिए, मगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको भी पूरा कीजिए। क्योंकि मैं क्लासेस तो ले रहा हूँ मगर साथ साथ गिटार बजाना मेरी हॉबी है, तो मैं साथ साथ गिटार भी बजा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज क्लास तो लेते ही हैं, साथ साथ जो है आपको ये भी बताते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत गिटार बजाना भी आता है। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम चलते हैं अपनी क्लास पे। ओके देन, तो मेरा मूड बहुत रिफ़्रेश हो गया गिटार बजा के, आपका भी मेरे ख्याल से सुन के अच्छा हो गया होगा। तो अब हम जो है क्या कहते हैं वापस अपनी क्लास पे चलते हैं। अगर आपको गाना अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं लगा है तो भी कमेंट कर दीजिए। जैसा भी मैंने अच्छा बुरा गाया उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास पे चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 कराया था, पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स कराए थे। अब मैं वापस आता हूँ पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 में बच्चों मेरे को आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और कराने हैं, हमारे चैप्टर फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में मेरे को आपको बताना था एक कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट वर्ड मेरे ख्याल आपने सबने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में बच्चों बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए। मतलब आपने कहीं पे पैसे लगाए, आपने कुछ पैसा खर्च करा, तो वो पैसे खर्च करने का आपका पर्पस है कि उससे पैसे कमाए जाएँ। जबकि कंजम्पशन जब हम करते हैं तो कंजम्पशन करने का पर्पस होता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक केस देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मोहन ने अपने लिए कार खरीदी या अपने लिए एक जो है घर खरीदा, तो उसने जो पैसे खर्च करे वो कंजम्पशन कहलाएगा, क्योंकि उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कार खरीदी या अपने खुद के रहने के लिए घर खरीदा। इसी तरह से मान लीजिए मोहन के एक टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी है, उसने जो है रेंट पे देने के लिए कार खरीदी, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। या फिर उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो उसने घर खरीदा ताकि उसको बेच के पैसे कमाए, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको जनरल मीनिंग बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है बच्चों, स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी का जो स्टॉक होता है उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। अब ये कैपिटल वर्ड क्या है, जैसे मान लीजिए आप घर में जब रहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लाइक भाई मैं अपने रहने के लिए जो है घर मैंने ख़रीदा, तो घर मेरे पास रहेगा, वो मेरे लिए एक तरह की कैपिटल है, क्योंकि वो ज़मीन मेरे पास हमेशा रहने वाली है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं वो हमारे लिए कैपिटल कहलाते हैं एक तरह से। तो किसी भी इकोनॉमी में जो स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं गोल्ड खरीदूँगा तो वो मेरे लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, क्योंकि वो गोल्ड मेरे पास हमेशा रहेगा। अगर मैं वेजिटेबल्स खरीदता हूँ, अपने पहनने के लिए कपड़े खरीदता हूँ या मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो कुछ समय बाद मैं इस्तेमाल कर लूँगा और ख़त्म हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल भाई सिंपल सा इसका मीनिंग है कि भाई किसी भी कंट्री की जो स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज़ होता है, एडिशन होता है, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी दो तरह की होती है, एक तो होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बच्चों क्या बता रखा है, इट इज़ द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। और नेट, इट इज़ द एक्चुअल एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आता है इस वर्ड से। ठीक है, तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहती है, इट इज़ द एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक वर्ड आता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। तो अब जरा एक बार हम जो है डेप्रिसिएशन के मीनिंग पर भी चलते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, और मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा कि भाई डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ।
गिटार बजा के मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब डेप्रिसिएशन, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू, मतलब आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया अभी फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स एसेट्स मतलब आपकी वो संपत्तियां जो लंबे समय तक चलने वाली है, ठीक है। जैसे मेरे घर में मेरा फर्नीचर रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे घर की जो बिल्डिंग है वो, उन सबको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो उनकी वैल्यू में जब कमी आती है तो उसी को बच्चों कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कारण तो होता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर, मतलब हम किसी एसेट को इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू में घिसावट होती है, वो इस्तेमाल हो रहा है लगातार, उसी को कहते हैं नॉर्मल वेयर एंड टेयर, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा होता है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का पुराना पड़ जाना। एग्जाम्पल के लिए आपने एक टीवी खरीदा, समय के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ती जाएगी तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तीसरा होता है बच्चों पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज़ अगर आप खरीद रहे हो तो समय के साथ साथ उसकी मतलब वैल्यू कम होती है क्योंकि उसकी उम्र कम हो जाती है। मान लीजिए अगर मैंने कोई फर्नीचर खरीदा और मैंने उसको एकदम प्रॉपर रैप भी करके रख रखा है, तो टाइम के साथ साथ उसकी एक जो है एज होती है जो ख़त्म होती जाती है, तो उससे भी उसकी वैल्यू में कमी आती है। और लास्ट है आपका एक्सीडेंट, मतलब कोई अबनॉर्मल इवेंट हो जाए या आपका फिक्स एसेट डैमेज हो जाए तो उससे भी उसकी वैल्यू में कमी आती है, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक आपको डेप्रिसिएशन समझ में आया होगा। तो एक तो होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को तो वो कहलाता है आपका क्या? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बच्चों याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन के अलग नाम भी होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है उसको और नामों से भी बुलाया जाता है, ठीक है। पहला जो डेप्रिसिएशन का नाम होता है वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगला होता है बच्चों आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि डेप्रिसिएशन के ये दो नाम भी होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। चलिए इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपके जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा, एक मार्केट प्राइस और दूसरा फैक्टर कॉस्ट। तो उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ओके बच्चे, तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो बेसिकली जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बीच का डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली समझने वाली दो चीज़ें हैं, एक तो है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी है सब्सिडीज, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज। तो वो सारे टैक्सेस जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर या सेल पे लगाती है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आपका सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल रहेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस का बच्चों वो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो आपने 11वीं क्लास में अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ है। और अगर आप आर्ट्स के फील्ड से हैं तभी भी आपको इसकी नॉलेज होगी कि भाई आपके वस्तु और सेवा कर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, वो आपका एक बहुत पॉपुलर इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स पे और प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं सब्सिडीज़ पे। सब्सिडीज़ का मतलब होता है आर्थिक सहायता, मतलब जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को और जो फर्म्स होती है उनको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। मान लीजिए आपको गैस जब आप सिलेंडर लेते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी मिलती है। ऐसे ही मान लीजिए आपको बिजली अगर थोड़ी सस्ती मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, पानी पर थोड़ी सी छूट मिल रही है, तो किसी भी तरीके की गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस दे रही है तो वो आपकी सब्सिडी कहलाएगी। तो आपको अगर एनआईटी निकालना है तो एनआईटी निकालने के लिए आप आईटी माइनस सब्सिडीज़ करते हैं। अब इसका यूज़ बच्चों कहाँ पर होता है? वो होता है मार्केट प्राइस निकालने में। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में एनआईटी, ठीक है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में एनआईटी।
अब इसके बाद एक टर्म आपकी बच्चों और है, वो है आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम कहते हैं आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब हम बच्चों कहाँ पे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो बैलेंसिंग से रिलेटेड है सारा। बैलेंसिंग क्या होता है, आप जो है पेशेंस रहिए, आपको जो मैं चैप्टर नंबर 3 जब कराऊंगा तो उसमें आपको अच्छे तरह से बताऊंगा कि बैलेंसिंग एक्चुअली होती क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया, इसका भी सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया, क्योंकि जब हम आगे के चैप्टर करेंगे, मतलब मेरी तरफ से जो आपका चैप्टर नंबर 2 था वो फिनिश हो गया अभी, जब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे तो वहाँ पे ये टर्म्स मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, यहाँ पर मैं उस टर्म को अच्छे से जो आपको समझाऊंगा। तो हमको चैप्टर नंबर थर्ड में भी वही करनी है, तो मैं आपको वो चैप्टर नंबर 3 में कराऊंगा बैलेंसिंग से रिलेटेड टर्म्स। और जो है आपका चैप्टर नंबर 3 जब हम करेंगे तो वहाँ पे आपके फिर फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं और प्रैक्टिकल्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बना के देता रहूं, साथ साथ थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुनाता रहूं। थैंक यू।